हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि एमआईएस रिपोर्ट क्या होता है, एमआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एमआईएस रिपोर्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे और किस तरीके से टैली प्राइम में हम एमआईएस रिपोर्ट हम किस तरीके से चेक करेंगे, किस तरीके से देखेंगे। और यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप टैली सीख चुके हैं या आप मतलब टैली सीखने वाले हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके क्लियर स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा और आपके क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर एमआईए से रिलेटेड, ठीक है ना, अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड मतलब एमआईएस, क्योंकि एक्सेल पर भी हम बना सकते हैं, टैली पर भी बना सकते हैं, बनाते हैं, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर हम टैली में जो एमआईएस रिपोर्ट किस तरीके से देखते हैं, उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एमआईएस रिपोर्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम समझते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि इसका मीन्स क्या होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो एमआईएस एक सिस्टम है, ओके, मतलब एक सिस्टम है जिससे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को सूचना उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है ना, उनको सूचना यानी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को निर्णय लेने में आसानी हो, मतलब कोई भी डिसीजन ले सकें। तो जो एमआईएस होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। यहाँ पर देखिएगा, जो आपका एमआईएस है वो मेन इसके तीन एलिमेंट होते हैं, एक मैनेजमेंट, एक इंफॉर्मेशन, एक आपका सिस्टम। इसलिए इसका जो फुल फॉर्म है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसे हम एमआईएस कहते हैं, ठीक है ना। अब जो नंबर एक है आपका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत डिसीजन मेकर्स आते हैं जो कि सारा मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं, समझ गया ना। इसके बाद मैनेजमेंट के अंतर्गत प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग तथा कंट्रोलिंग, ये तीनों फंक्शन कार्य करते हैं। अब जैसे नंबर एक यहाँ पर दिया गया है प्लानिंग, मतलब प्लानिंग मैनेजमेंट का बहुत ही अहम फंक्शन है। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है तथा इन लक्ष्यों को पूरा कब और कैसे किया जाए। प्लानिंग फेज की जितनी भी गतिविधियां, मतलब जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, वह केवल ऑब्जेक्टिव्स पर ही केंद्रित होती हैं, ठीक है ना। आगे जो बी दिया है ऑर्गेनाइजिंग, यह मैनेजमेंट का दूसरा महत्वपूर्ण फंक्शन होता है। प्लानिंग फेज में जो टास्क विकसित किए गए हैं उन्हें इस फेज में असाइन किया जाता है तथा इसमें मैनेजर रिसोर्सेस भली भांति ऑर्गेनाइज करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वह कुशलता पूर्वक, प्रभावी रूप से तथा आर्थिक रूप से पूर्ण हो सकें। बिना ऑर्गेनाइज किए हुए मैनेजर कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इसमें देखिएगा, समझिएगा, कंट्रोलिंग, यह मैनेजमेंट का एक और महत्वपूर्ण फंक्शन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सबॉर्डिनेट की एक्टिविटी को मापा तथा सही करेक्ट किया जाता है तथा प्रदर्शन को मापने के लिए सूचना को एकत्रित किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो आपके ए बी और सी ये महत्वपूर्ण फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो नंबर दो है वो आपका इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईंधन की तरह है, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ठीक ढंग से टिक नहीं सकता। इंफॉर्मेशन तथा डेटा दो अलग अलग बिंदु होते हैं। इंफॉर्मेशन जो है वह प्रोसीड डाटा होता है, जबकि डाटा अधूरा तथा अव्यवस्थित तथा फैक्ट्स होता है। नंबर तीन देखिएगा, आपका सिस्टम है। सिस्टम के द्वारा सूचना डेटा में प्रोसीड्स होती हैं। सिस्टम परस्पर जुड़े हुए तथा एक दूसरे पर निर्भर अवयवों का समूह होता है, जो कि एक जटिल यूनिट होती है। इसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन भी एक सिस्टम की तरह होता है तथा इसके जो भाग होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, डिविजन,
सेक्शंस तथा डिपार्टमेंट्स। मतलब एक सिस्टम को चलाने के लिए कोई कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन XYZ है, उसे चलाने के लिए अलग अलग डिवीजन, अलग अलग सेक्शन, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग केबिन दिए जाते हैं, अलग अलग ऑफिस दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वो अच्छी तरीके से चल सके। तो ये आपका जो MIS है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा पूरा ये जो MIS है ना, तो ये मतलब यही है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाया जाए, उसके लिए क्या क्या हमें, जो एक पूरा ग्रुप होता है, जो पूरी टीम होती है, सबका अलग अलग वर्क होता है, ठीक है ना, तो किस तरीके से मैनेज करके, ठीक है ना, और एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देके उस सिस्टम को किस तरीके से बेहतर चलाया जा सके। तो आई होप कि ये जो बेसिक चीजें वो आपके समझ में आगे होगी। तो अब चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं MIS रिपोर्ट इन अकाउंट। मतलब यहाँ पर हम, अगर आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप अकाउंटेंट का मतलब अकाउंट के लिए जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं, चाहे आप एक्सेल पे कर रहे हैं या आप टैली पे कर रहे हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं जो आपके माइंड में, जिससे कि हम इंटरव्यू क्लियर कर लें। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे आप टैली पर अकाउंट का काम कर रहे हैं, चाहे आप बिजी पर कर रहे हैं, चाहे आप मार्क पर कर रहे हैं, ये सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है ना, या आप एक्सेल पर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी वहां पर जो भी आपसे रिपोर्ट पूछी जाएगी, जो आप इंफॉर्मेशन देंगे, उनमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, तो इंटरव्यू में इन्हीं में से अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि नंबर 1 दिया है, इनकम रिपोर्ट। मतलब अगर आप जैसे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जब आप काम कर रहे हैं अकाउंट का, अकाउंटिंग कर रहे हैं किसी कंपनी के, तो वहां पर कभी भी आपसे जो वहां के मैनेजर हैं या जो वहां के मेन हेड हैं, तो आपको कभी भी आपको पूछ लिया जाएगा, क्योंकि आपको ये जिम्मेदारी दी गई है पूरी अकाउंटिंग करने की। तो वो पूछ सकते हैं कि इनकम रिपोर्ट बताइए, मतलब कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है एक्सपेंसिव रिपोर्ट। तो आप जैसे टैली कर रहे हैं, तो टैली पे ऐसे किस तरीके ढूंढेंगे कि टोटल मतलब किसी मंथ का, अप्रैल मंथ का, मई मंथ का, या अप्रैल मई जून तीनों का किस तरीके से आप उस रिपोर्ट को आप हैंड ओवर करेंगे, या जब पूछा जाएगा, मैनेजमेंट जब पूछेगा, तो आप किस तरीके से बताएंगे। ऐसी सेल्स रिपोर्ट हो गया, ऐसी परचेज रिपोर्ट हो गया, ऐसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके इन्वेंटरी रिपोर्ट हो गया। तो ये आप टैली में किस तरीके से मतलब चेक करेंगे, कहां पर है, कैसे मिले, काम तो आप कर रहे हैं, जब आपसे पूछा जाएगा तो ये सारे पॉइंट हैं। तो ये सभी आपको जब भी मैनेजमेंट पूछेगा, तो आपको वहां पर रिपोर्ट देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। स्टॉक्स रिपोर्ट, मतलब स्टॉक माइनस में तो नहीं है, कितना है हमारे पास अभी, ठीक है ना। बैंक रिकंसिलिएशन रिपोर्ट, ये सबसे इंपोर्टेंट और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपको बैंक रिकंसिलिएशन आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आता है या नहीं आता है, तो बैंक रिकंसिलिएशन रिपोर्ट हम कैसे देखते हैं, ठीक है ना। जब भी आप किसी भी कंपनी अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, और अकाउंटिंग करते हैं, तो मंथली जो भी कंपनी मेल आईडी होती है, तो वहां पर बैंक के थ्रू मेल किया जाता है स्टेटमेंट को, ठीक है ना। तो वो आप डाउनलोड करके, जो आपने, जैसे मान लीजिए एज ए एग्जाम्पल, अप्रैल का आपने सारे ट्रांजेक्शन कर लिए हैं, ठीक है ना। अब 2-3 मई को आपकी बैंक स्टेटमेंट आ गई, तो उससे जब आप मैच करेंगे, तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन आपने नहीं किए हैं, ठीक है ना, कौन कौन ट्रांजेक्शन उसमें है जो आपने नहीं किए हैं, आपने किए हैं उसमें नहीं है। तो ये रिकंसिलिएशन रिपोर्ट जो मांगी जाती है कि सब ओके है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स है नहीं है, तो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दीजिएगा, ठीक है ना, और ये क्लियर करिएगा। तो यहाँ पर ये बैंक रिकंसिलिएशन रिपोर्ट हो गई, आपकी GST रिपोर्ट हो गई, सैंडी क्रेडिटर रिपोर्ट हो गई, सैंडी डेबिटर रिपोर्ट हो गई, ठीक है ना, पैरो रिपोर्ट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, और बैलेंस शीट हो गई। तो ये पॉइंट अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, और तो MIS रिपोर्ट में ये सारे पॉइंट आपको क्लियर पता होने चाहिए। ओके, आई होप कि ये जो पॉइंट है, तो जब भी आप इंटरव्यू देने के जा रहे हैं, नहीं भी जा रहे हैं, तब भी आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट है। अगर हम अकाउंट से रिलेटेड, जब भी हम कोई भी रिपोर्ट हमसे पूछता है, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो चलिए अब टैली प्राइम अकाउंट सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, और उसमें हम समझते हैं कि किस तरीके से हम टैली प्राइम अकाउंट सॉफ्टवेयर में हम इसे चेक करेंगे।
तो जैसे आप देख रहे हैं टैली प्राइम अकाउंट सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, तो चलिए यहाँ पर एक एक करके समझते हैं, जो पॉइंट है उन्हें हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि टैली ओपन हो गया, आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं रिकॉर्ड, है ना, आप मैनेजमेंट की तरफ से आपसे पूछा गया कि हमें मतलब वो सैंडी क्रिएटर रिपोर्ट चाहिए, या सैंडी डेटा रिपोर्ट चाहिए, या हमें जीएसटी रिपोर्ट चाहिए, या स्टॉक रिपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। तो ये सभी देखने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है ना, हम कहाँ जाएं? तो सबसे सिंपल सा है, कैसे देखेंगे? टैली प्राइम में। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर एरो की प्रेस करेंगे या शॉर्ट की बी भी दबा सकते हैं, और यहाँ पर बैलेंस शीट पे जाएंगे, और यहाँ से अल्ट प्लस F1 करेंगे डिटेल देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से भी आप सारी चीज चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक एक करके बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि हमारे पास कि सिक्योर लोन कितना है, ठीक है ना, जो हमने लिया है, मतलब लायबिलिटी जो हमें देना पड़ेगा या कितना, तो आप बैलेंस शीट पे जाके, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी देखिएगा 8 लाख रुपए सिक्योर लोन है। इसी तरीके से अनसिक्योर लोन का भी आप बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए दिख रहा है ना लोन लायबिलिटी में। इसी तरीके से ड्यूटी एंड टैक्सेस का, मतलब अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, कि इस मंथ हमारा कितनी लायबिलिटी है ड्यूटी एंड टैक्सेस की जो पे करना गवर्नमेंट को, तो आप हम इंटर दबा करके, तो देखिए यहाँ पर ये सारा जीएसटी, आईजीएसटी और एचजीएसटी सारा आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है ना। तो आप बता सकते हैं कि सर इतना इतना है, तो ये हमारी लायबिलिटी है जो 25 आ रही है, 40 रुपए है जो अभी आ रहा है, जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, इस तरीके बता सकते हैं। और जब भी आपसे पूछा जाए, देखिए सैंडी क्रिएटर, तो देखिए यहाँ से भी हम इंटर जैसी प्रेस करेंगे तो ये सैंडी क्रिएटर्स हैं, मतलब ये जो सैंडी क्रिएटर्स हैं जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा ये कंप्यूटर टैग लिमिटेड 4,20,000 रुपए है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है, मतलब ये हमें पे करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ सैंडी क्रिएटर आप रिपोर्ट बता सकते हैं कि सर इनको पेमेंट कराना है, या तो हमने इनसे कोई गुड्स लिया है, सर्विस ली है, तो पेमेंट कराना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जीएसटी पेबल में क्या है, कितना है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज हम इस तरीके से बता सकते हैं। हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पे जाकर भी बता सकते हैं, और यहाँ से भी इंटर प्रेस करके यहाँ से भी देखिए नेट प्रॉफिट 93,800 रुपए, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ से भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। और बैक चलते हैं, आगे चलिए। अब ऐसे साइड्स में आते हैं, तो देखिए ऐसे साइड में पूछा जाएगा आप कि कितना फिक्स है, तो सारे देखिए फिक्स एसेट में आपको मिलेगा, कार हो गया, कंप्यूटर, वो सारे फिक्स एसेट्स हैं आपके, ठीक है ना। और ये देखिए एसबीआई शेयर वगैरह जो इन्वेस्ट किया कंपनी ने, ठीक है ना, कहाँ कहाँ किया, तो ऐसे यहाँ से देख के आप बता सकते हैं, है ना। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो देखिएगा, मतलब कितना यहाँ पर जो अमाउंट दिया हुआ है वो 42,000 रुपए दिया है। सैंडी डेटर, मतलब ये वो कंपनी या वो पर्सन है जिनसे कंपनी में पैसा आएगा। 3,31,700 रुपए इंटर दबाएंगे, तो देखिएगा कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, कस्टमर डी। ये डेमो समझाने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर XYZ ये देखिएगा, है ना, सिक्योरिटी पर्पज से, क्यों किसी का कोई भी अमाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर डेमो के लिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए बनाया गया है। तो कस्टमर ये देखिए, ये वो अमाउंट है जो हमारी कंपनी में आएगा। तो आप डायरेक्ट इसका प्रिंट भी दे सकते हैं कंट्रोल P करके, या पेपर लिख के भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है ना, अपने मैनेजमेंट को, कि इसमें ये हमारे कंपनी पैसा आएगा, अभी ये आया नहीं है। तो इस तरीके से हम सैंडी डेटर का भी अब ऐसे देख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास कैश हैंड कितना पड़ा है, ये लगभग डेली क्वेश्चन पूछा जाता है, कैश कितना है, कैश हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1,28,300 हमारे पास कैश है, ठीक है ना। बैंक अकाउंट का कितना बैलेंस है, 7,19,000 रुपए, है ना। पीएनबी में कितना है देख रहे हैं ना, और एसबीआई में कितना है, ठीक है। पीएनबी 5,08,700 रुपए, 2,10,300 रुपए आपका एसबीआई में है। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट से सारी रिपोर्ट देख करके जो भी इंफॉर्मेशन हमें देनी है, जिसको भी देनी है, मैनेजमेंट को देनी है, ठीक है ना, वहां के ओनर को देनी है, ठीक है ना, या
वहाँ के जो हेड है उनको देना है, तो यहाँ से आसानी से आप मतलब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सारी रिपोर्ट जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, सारी रिपोर्ट देखने के बाद हम रिपोर्ट यहाँ से हम दे सकते हैं। अब चलिए एस्केप की दबाते हैं और देखिएगा और आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से भी हम रिपोर्ट बहुत सारी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पहले तो यहाँ से अल्ट F1 करेंगे, ये देखिएगा, है ना। अब ये देखिए ओपनिंग स्टॉक हमारा इतना है, परचेस हमने कितना किया, ये देखिए परचेस अकाउंट है 57,000 का, ये देखिए यहाँ पर सेल्स अकाउंट है, ठीक है, यहाँ 2 लाख का। तो आप देख रहे हैं ना, ये हमारी इनकम है, कहाँ से इनकम आई है ना। ये देखिए यहाँ पर माइनस में आ रहा है ना। क्लोजिंग स्टॉक है, माइनस में नहीं आता क्योंकि यहाँ पर डेमो को समझा रहे हैं इसलिए आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारी रिपोर्ट, नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, एक्सपेंस हमने कहाँ किया, तो सारी रिपोर्ट हम यहाँ से कंट्रोल P या करके, जैसे यहाँ पर प्रिंट है, यहाँ से हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आपको कंट्रोल P है, तो यहाँ से आराम से हम जैसे प्रीव्यू पे जा करके हम इसका प्रिंट भी दे सकते हो। तो देखिए जूम करके देख सकते हैं, तो देखिए सारी रिपोर्ट आपके सामने आ गई, है ना। तो इस तरीके प्रिंट भी दे सकते हैं हम, है ना। समझ लीजिएगा, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिएगा स्टॉक समरी, मतलब जो भी हमारे पास स्टॉक कितना है, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से सारा हम देख सकते हैं, ठीक है ना। एक बार यहाँ पर अल्ट F1 करेंगे तो देखिए डिटेल में दिखाएगा। तो ये माइनस में, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये सब समझाने के लिए है, ठीक है ना। तो मतलब जो भी स्टॉक हमारे पास है माइनस में प्लस में कितना, तो स्टॉक समरी में हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना, डिस्प्ले डे बुक, ठीक है। डिस्प्ले डे बुक पर इंटर प्रेस करेंगे, देखिएगा कैश फ्लो बहुत इंपोर्टेंट है ये, ठीक है ना। कि ये देखिए जैसे करेंगे तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन किए गए अप्रैल मई जून, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा कैश मूवमेंट, यहाँ देख फ्लो का मतलब कैश मूवमेंट दिखाएगा, कितना इन हुआ है और कितना आउट हुआ है, और कब कब नेट फ्लो का मतलब है प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपका अप्रैल का है, ठीक है, ये मई में आउटफ्लो हुआ है, इनफ्लो नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए जून में। तो इस तरीके से हम ये कैश फ्लो देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जब कैश होगा तभी तो किसी को पेमेंट करेंगे, कैश होगा नहीं तो कहाँ से करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैश फ्लो यहाँ चेक कर सकते हैं, फंड्स फ्लो यहाँ से चेक कर सकते, देखिएगा ये देखिए अप्रैल का है, ये देखिएगा ओपनिंग है, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, जो फंड्स फ्लो जो आपका बचेगा वो यहाँ पर दिया हो। तो इस तरीके से यहाँ से फंड्स भी मंथली, जैसे कैश फ्लो देखते हैं तो फंड्स फ्लो भी यहाँ से मंथली हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपोर्टेंट फंक्शन है जहां जहां से हम रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। अकाउंट्स बुक पे जाकर के देखिए यहाँ से किसी एक का लेजर अगर मांग रहे नहीं, मतलब वो मिस्टर ए का, मिस्टर बी का, कस्टमर ए का, मतलब XYZ किसी के अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप जैसा मान लीजिएगा, तो पूरी साल में या 2-3 महीने जब भी ट्रांजेक्शन किए हैं आपने, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा पूरा रिपोर्ट आप डेट डालिए, यहाँ से अल्ट F2 करके, है ना, 1/4 से लेकर के जो भी लास्ट ट्रांजेक्शन है तो सारा उसका जिसका लेजर आप सेलेक्ट करेंगे तो सारा यहाँ पर पूरा डिटेल ट्रांजेक्शन, कब पैसा आया है, कब दिया है, क्या परचेज किया है, कब पेमेंट किया, सारा उस लेजर का रिकॉर्ड हम देख सकते हैं अगर कोई इंडिविजुअल आपसे मांगता है किसी कस्टमर का, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लेजर पे जाके यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका कैश ऑफ बैंक है, ये जब रिकंसिलिएशन करते हैं तब ये सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी, ये देखिए आपका यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये देखिए कैश का है ना, इंटर दबाएंगे तो ये देखिए कैश है, मतलब देख सकते हैं ना, डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, कितना क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ से पूरी कैश की समरी को यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम बैक करेंगे, अगर आपको बैंक का देखना है तो यहाँ से बैंक का किसका, PNB का, तो इंटर दबाइए। तो यहाँ पर अप्रैल में कितना मतलब डेबिट हुआ है और कितना क्रेडिट हुआ है बैंक में, PNB बैंक में, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप SBI बैंक का भी देख सकते हैं कि SBI बैंक में कितना डेबिट हुआ है अप्रैल मई जून। इस तरीके से SBI बैंक का देखेंगे, क्योंकि जब रिकंसिलिएशन करते हैं तो ये रिपोर्ट आपको देखना जरूरी है। यहाँ अगर आप SBI बैंक, जो भी बैंक है आपकी कंपनी की, वो सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर SBI बैंक एज ए डेमो के लिए मैं समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए SBI बैंक अप्रैल का है, ठीक है ना, ये आपका मई का है, ये आपका जून का। तो इस तरीके से मंथली हम देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस
एसबीआई बैंक में किस पार्टी को हमने पेमेंट कराया या हमने रिसीव किया। तो इस यहाँ पर देखिए सारा आप ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस सारा यहाँ से चेक कर सकते हो। तो रिकंसिलिएशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं, आगे चलिए, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रा रजिस्टर है, कॉन्ट्रा में फिलहाल इसमें कोई एंट्री है या नहीं है, एक बार चेक करते हैं, देखिएगा। तो कॉन्ट्रा वाउचर का मतलब, क्योंकि ये जो भी बैंक हमारे कंपनी बैंक है, तो सेल्फ बैंक के लिए ही हम ये कॉन्ट्रा वाउचर यूज करते हैं जब भी हमें अपने कंपनी बैंक से पैसा कभी निकालना है, ठीक है ना। कभी आपको पैसा जमा करना है, कभी बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना है, ठीक है, अपने ही कंपनी के बैंक अकाउंट से, तब हम कॉन्ट्रा वाउचर यूज करें। तो कोई पूछता है कि हमने कैश जमा किया गया नहीं किया, तो यहाँ से आप ट्रांजेक्शन यहाँ से जब रिकंसिलिएशन करते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पूछा जाए कि पेमेंट बताइए कि पूरा अप्रैल मंथ का पेमेंट का लिस्ट लेके आइए या रिसीव का लिस्ट लेके आइए, मतलब कहाँ कहाँ से पेमेंट किया है, कहाँ कहाँ से हमने रिसीव किया है। तो पेमेंट रजिस्टर पे जाएं तो देखिए यहाँ पर आप मंथली देख सकते हैं, ये देखिएगा एनपीसीएल को पेमेंट किया गया। तो इस तरीके से, मतलब ये कम है, वैसे सारे दिखाएं तो इस तरीके से हम यहाँ से पूरा देख सकते हैं पेमेंट रजिस्टर। इसी तरीके से कहाँ कहाँ से पैसा आया वो आपका पूरा आपको इस तरीके से इंटर दबा के, ये कस्टमर ए से और कस्टमर बी से आया है तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से सेल्स में जाकर के, मतलब किस किस कस्टमर को हमने सेल्स किया, किस किस पार्टी को सेल्स किया, किस किस पर्सन को सेल किया है, यहाँ से देख सकते हैं। कहाँ कहाँ से मतलब हमने परचेज किया, किस पार्टी से, किस पर्सन से, किस किस कंपनी से, तो यहाँ पर गुड्स या सर्विस, तो यहाँ से देख सकते हैं। जनरल रजिस्टर में जनरल का देख सकते हैं, ठीक है ना। डेबिट नोट रजिस्टर में डेबिट नोट का देख सकते हैं, क्रेडिट नोट का क्रेडिट। तो ये इंपोर्टेंट फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं किसी भी अकाउंट सॉफ्टवेयर पे, तो वो रिपोर्ट हम कहाँ से देखेंगे, और जब रिकंसिलिएशन करते हैं तो हमें कहाँ पर जाना है, कहाँ पर हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देखना है। ऐसा नहीं है कि हम रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, हमारे बुक का अमाउंट अलग आ रहा है और बैंक स्टेटमेंट का अलग आ रहा है। तो मंथली मतलब जो रिकंसिलिएशन किया जाता है इसलिए किया जाता है, कुछ वीकली करते हैं तो वो डिपेंड करता है वर्क के ऊपर कि आपके कंपनी में कितना वर्क है, कहीं कहीं डेली भी होता है, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से मतलब आपको पता होना चाहिए, ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं अकाउंट बुक्स में, जो जो मतलब कॉन्ट्रा रजिस्टर हो गया, पेमेंट रजिस्टर हो गया, रिसीव्ड होगा, तो सारी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अब चलिए यहाँ से बैक करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पर इंटर दबाएंगे तो यहाँ पर कितना पैसा आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल कहाँ कहाँ से पैसा लेना है, और पेएबल कहाँ कहाँ पैसा देना है, ठीक है ना। यहाँ से लेजर से भी हम देख सकते हैं, ग्रुप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इन्वेंट्री बुक देखिए बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इन्वेंट्री बुक्स में इन्वेंट्री के सारे स्टॉक आइटम देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए जैसे दिखा रहे हैं ना, है गोदाम बनाए वो देख सकते हैं। तो यहाँ से सारी रिपोर्ट हम यहाँ से चेक कर सकते हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री यहाँ से देख सकते हैं, जीएसटी रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं कि जीएसटी R1, जैसे कि मैंने जीएसटी R1, जीएसटी R2 और जीएसटी 3B के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दिया बना करके, ठीक है ना। तो आप ये वाला वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि जीएसटी R1, 2 और 3B क्या होते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर हम समझा रहे हैं आपको कि जीएसटी रिपोर्ट में जीएसटी R1 मतलब जो सेल्स की रिपोर्ट होती है हमारी, वो जीएसटी R1 में हम देखते हैं विद जीएसटी, ठीक है ना, कि कितना कस्टमर को हमने जीएसटी लिया है। और जीएसटी 2 में जो परचेस हमने किया है, हमारे पास आईटीसी है या नहीं, इनकम टैक्स क्रेडिट, जीएसटी 3 में दोनों की रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ईबे बिल क्या होता है ना। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। कहाँ से रिपोर्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ है जीएसटी रिपोर्ट, हम जीएसटी रिपोर्ट में ही देखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्सेप्शन रिपोर्ट है ना, तो वो इसमें जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है एक्सेप्शन रिपोर्ट में, वो देखिएगा नीचे आइए, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है ना, कैंसिल चेक, यानी कोई चेक आपने दिया या लिया बैंक में, बाउंस हो गया है ना, तो आपको भी यहाँ पर Alt+X दबा के कैंसिल करना पड़ेगा, तभी तो रिकंसिलिएशन जब करेंगे तो वहां ज्यादा दिखाएगा आपके बुक में, और बैंक में कम है तो बैंक ने बाउंस करे तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक का मीन्स क्या है, सिंपल सा अगर
अगर हम किसी को चेक देते हैं, किसी पार्टी चेक लेते हैं या किसी पार्टी को चेक देते हैं ना, उस पे करंट डेट न डालकर 15 दिन, 7 दिन, 1 महीने बाद का जो हम चेक बनाते हैं वो आपको पोस्ट डेटेड चेक होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ से हम ये सारी चीज देख सकते हैं। बैक करेंगे, है ना, यहाँ से एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है ना। यहाँ से एस्केप भी दबाते हैं। तो ये मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से, मतलब जो MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, विजय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, मार्ग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कर रहे हैं या टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप कि आपके क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि हम किस तरीके से MIS रिपोर्ट, यानी कोई भी, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है ना, टैली की हम अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम किस तरीके से देखते हैं, तो हमने प्रैक्टिकली समझाया है, तो आपके क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो MIS रिपोर्ट आपके, आई होप कि ये पूरा समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है ना। और इस चैनल बीकी से कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम्स है, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।